अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम टू माय चैनल कहना चाहती हूँ, और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक अगेन। तो आज बच्चों की छुट्टी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि बच्चों की फॉल ब्रेक स्टार्ट होने लगी है, तो आज पहला दिन है और 13 तक इनकी ऑफ है। उसके बाद 14 को ये लोग वापस जाएंगे। वैसे अभी इन लोगों को विंटर ब्रेक आनी चाहिए थी क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गए हैं, और अभी जो है ना इनको फॉल ब्रेक मिली है। आपको मेरे थंबनेल से आइडिया तो हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करने लगी हूँ। आई विल शेयर 10 टिप्स टू कीप योर स्पेस ऑर्गेनाइज्ड। टिप नंबर 1 जो है वो है डी क्लटर रेगुलरली। आप वो चीज़ ना रखें जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। घर में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी आपको सफाई करने में भी मुश्किल होगी और आपका टाइम भी काफ़ी वहाँ पे वेस्ट होगा। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, कोई टेबल है, कोई चेयर है या डेकोरेशन पीस है जो आप नहीं रखना चाहते और आपने रखा हुआ है अभी तक, तो आप उसको निकाल दें। इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा और आपकी जो जगह है वो साफ रहेगी। नंबर 2 जो है, एवरीथिंग हैज़ अ प्लेस। हर चीज़ की जगह है, तो आप जो है ना जो चीज़ जहाँ से लेते हैं उसी टाइम पे रख दें, तो आपका बहुत सारा टाइम जो है ना सेव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खाना बना रहे हैं और आप स्पाइस जार जब निकालते हैं उनको साथ साथ उनकी जगह पे रखते जाएं, एक तो आपका टाइम सेव हो जाएगा और आपको क्लीनिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम उसी वक्त वो चीज़ उसकी जगह पे ना रखें तो बाद में कर लेंगे पे चली जाती है और फिर काम लटक जाता है। अपनी लाइफ में 2 मिनट्स रूल अप्लाई कर लें, और अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे उसी वक्त कर लें। टिप नंबर 3 जो है, आप बॉक्सेस या जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो यूज़ करें। स्टोरेज बॉक्स या बिन ऑर्गेनाइजिंग बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आपके पास जो भी चीज़ क्लोजेट में पड़ी होती है, जैसे कितनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, उनको अगर हम किसी बॉक्स में डाल के रख दें या किसी बिन में डाल के रख दें, तो एक तो वो पड़ी हुई बुरी भी नहीं लगती और आपकी चीज़ सिमटी रहती है। इस तरह से जगह ऑर्गेनाइज लगती है। मैंने अपने बच्चों के रूम में टॉप शेल्फ के ऊपर बिन्स रखे हुए हैं। उनकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि उनके टॉयज़ वगैरह हो गए जिनसे वो रोज़ नहीं प्ले कर सकते, कुछ प्लशीज़ हैं उनके, वो सब चीज़ें डाल के मैंने ऊपर टॉप शेल्फ पे रखी हुई हैं। टिप नंबर 4 जो है कि अपने घर को रोज़ साफ़ करें। घर और अपनी स्पेस को रोज़ क्लीन करने से एक तो काम जमा नहीं होता और स्ट्रेस भी कम होता है। अगर हम कल कर लेंगे पे छोड़ देते हैं तो एक तो हमारा काम जमा होता रहता है और स्ट्रेस अलग से होना शुरू हो जाता है कि अभी इतना काम पड़ा हुआ है करने वाला। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करने से, डस्टिंग करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपको स्पेशल कोई टाइम नहीं रखना पड़ता और आपकी जगह भी साफ़ हो जाती है। टिप नंबर 5 जो मैं आपको दूंगी वो ये है कि जैसे हम लोग कैबिनेट्स में अपने बॉक्सेस वगैरह रखते हैं, साइड पे थोड़ी सी जगह बच जाती है। जो वर्टिकल स्पेस होती है उसको भी यूटिलाइज़ करें। ऐसी स्पेसेस को हम वर्टिकल स्टोरेज बना सकते हैं। बहुत तरह के बिन्स आते हैं, ऑर्गेनाइजर्स आते हैं जो वर्टिकल बने होते हैं, बहुत स्लिम स्मार्ट से होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग बिन्स रखने से जगह बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती है और क्लीन लगती है। टिप नंबर 6 जो मैं देना चाहती हूँ वो है कि आप अपनी रूटीन सेट करें। रूटीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सुबह जल्दी उठें तो सब काम टाइम पे हो जाते हैं, और अगर लेट उठेंगे तो आधा दिन तो सो के गुजर जाता है। फिर जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हर काम लेट हो जाता है और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। अपनी रूटीन सेट करें। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भेजने के बाद या साथ साथ काम करने से बहुत ज़्यादा वक्त बच जाता है और आपकी जो चीज़ें उसी टाइम पे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। मेरी कोशिश होती है सुबह जब अयान स्कूल जा रहा है तो जब रेडी हो रहा था तो साथ साथ में उसके ब्लैंकेट और पिलोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अजान भी साथ ही उठ जाता है, उसको जाना तो थोड़ा लेट ही होता है, मगर वो उसके साथ उठ जाता है, तो इन दोनों के बेड जो है मैं उसी टाइम पे क्लीन करती हूँ। टिप नंबर 7 जो मैं देना चाहती हूँ वो है कि आप अपनी सरफेस को क्लीन रखें। सरफेस से मुराद है कि जैसे आपके किचन के काउंटर टॉप्स होते हैं या टेबल्स होते हैं, साइड टेबल्स होते हैं, जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतने ज़्यादा क्लीन लगेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा जब आपका घर क्लीन होगा। अगर हम ये छोटे छोटे काम जो हैं रोज़ करते रहें, क्लीनिंग करते रहें, हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी और टाइम भी काफ़ी सेव होगा। टिप नंबर 8 जो है वो है कि आप ऑर्गेनाइज करें कैटेगरी के साथ। जैसे कि आपकी क्लीनिंग सप्लाईज आप एक जगह पे रखें, कोई स्टोरेज बॉक्स या बिन ले आएँ, कोई ऑर्गेनाइज़र ले आएँ और एक जगह बना लें कि जहाँ पे आपने अपने क्लीनिंग सप्लाईज रखने हैं। किचन कैबिनेट के नीचे भी आप एक एरिया बना सकते हैं जहाँ पे आप अपने क्लीनिंग सप्लाईज रख सकते हैं, और वॉशरूम में भी एक जगह बना सकते हैं ताकि आपको बार बार वो चीज़ उठानी ना पड़े। इसी तरह से आप अपने बच्चों का स्टडी टेबल और जो ऑफिस सप्लाईज होते हैं वो इसी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
इस तरह करने से आपको जो चीज़ जिस टाइम पे चाहिए होगी आसानी से मिल जाएगी और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 9 जो है, अपने घर को साफ करना, ऑर्गेनाइज रखना बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी आदत है। और जितनी जल्दी हो सके हम अपने बच्चों को भी ये समझाएं कि क्लीनिंग की और ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। मैं अपने घर के कामों में अक्सर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करती हूँ, कभी क्लीनिंग करवा लेती हूँ, कभी ऑर्गेनाइजिंग करवा लेती हूँ। हर बच्चे को एक टास्क देती हूँ जो वो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अयान जो है वो ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छी करता है, तो उसको मैं हमेशा ऑर्गेनाइजिंग का काम देती हूँ। आयरा जो है मेरे साथ किचन का करना पसंद करती है, कभी वो किचन में आ जाती है, कभी डस्टिंग कर लेती है। और अजान जो है उसको मैं वैक्यूम देती हूँ करने के लिए, और अगर वो वैक्यूम नहीं कर सकता तो उसको ब्रश या मॉप देती हूँ ताकि वो कर सके आराम से। घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करने से एक तो आपकी हेल्प हो जाती है, और जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और सीखते हैं। उनको पता होता है कि हमने अपने घर को क्लीन रखना है और ऑर्गेनाइज रखना है। टिप नंबर 10 जो है कि आप एक टाइम पे मल्टीटास्किंग मत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है ना एक काम सही करेंगे और दूसरा जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक काम करते हुए अगर हमें याद है कि हमने दूसरा काम करना था तो हम पहला वाला छोड़ के दूसरे की तरफ जाएंगे, एक तो पहला वाला काम भी लेट हो जाएगा और जो हम कर रहे हैं दूसरा वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब भी आप घर के काम करें कोशिश करें कि आप ब्रेक ले के करें, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ करें। आप टायर्ड भी नहीं होंगे और आपका घर का काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, आप बच्चों को भी देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों से एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बटर कुकीज़ की। बहुत आसानी से बन जाते हैं और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स बीच में जाते हैं। बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत टेस्टी होते हैं। टी टाइम के लिए ख़ास तौर पे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप्स जो है ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। उसके बाद मुझे यहाँ पे शुगर चाहिए। शुगर जो है वो मैंने हाफ कप डाला था, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे इसमें पाउडर शुगर यूज़ होती है, मेरे पास पाउडर शुगर नहीं थी तो मेरे पास जो ग्रैन्युलेटेड शुगर है उसको मैं इस तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने से ये होता है कि आपके मुंह में चीनी के दाने नहीं आते और बहुत सॉफ्ट कुकीज़ बनते हैं। और जैसे ही आयरा ने देखा कि मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो फ़ौरन से किचन में आ गई। उसको बहुत अच्छा लगता है क्या कि जब वो मेरी हेल्प करती है और सीखती है। पाउडर शुगर करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि मेरे पास दूसरी मिक्सी थी। मैंने सोचा कि मैंने ये न्यू लिया तो ये ट्राई करती हूँ कि इसमें कैसा होता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे किस कंट्री से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कनाडा में जितनी शुगर आती है वो बहुत फाइन होती है, मगर फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा और कर लिया ग्राइंड ताकि इसके बड़े बड़े से चंक्स ना रहें। उसके बाद यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मैंने 1 कप बटर लिया था। अब जो है मैं बटर को और जो शुगर मैंने ग्राइंड की है उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बटर कुकीज़ की पूरी रेसिपी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं। ये रेसिपी मैंने इंटरनेट पे देखी थी कल, तो सोचा कि आज मैं ट्राई करती हूँ। चीनी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी ऐड किया और बहुत परफेक्ट शुगर थी। अच्छा, इस पॉइंट पे आकर मेरे से थोड़ा सा काम ख़राब हो गया था। मैंने इसको शुरू में इलेक्ट्रिक मिक्सर से मिक्स किया था और जब पाउडर शुगर थी वो हर तरफ उड़ना शुरू हो गई थी। ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया कि आप अपने माइंड में रखिएगा अगर आप ये ट्राई करते हैं तो। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से स्पैचुला से मिक्स किया था और उसके बाद से जो है ना इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ मिक्स कर लिया था। इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हमने बहुत फाइन पेस्ट बनाना है। आप स्पैचुला से कर सकते हैं मगर उससे बहुत टाइम लग जाएगा। शुगर और बटर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो गए, बहुत फाइन सी पेस्ट बन गई है इसकी। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पेस्ट है वो कुछ इस तरह की लगेगी, बहुत थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब इसमें मैं 2 कप्स जो हैं वो ऑल पर्पस फ्लावर डालूंगी। थोड़े थोड़े बैच करके डालूंगी क्योंकि एकदम मैं उसको मिक्स करूंगी तो लम्प्स पड़ने के चांस हो जाएंगे। स्टार्ट में थोड़ा सा स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे, उसके बाद जो है हाथ से आपने इसको वेल कंबाइन करना है। ये डो दूसरी डोज की तरह नहीं बनेगी जैसे कि हम लोग पिज़्ज़ा डो बनाते हैं या जैसे आटा होता है उस तरह की नहीं होगी, थोड़ी क्रम्बली रहेगी। और दूसरा इस रेसिपी में एक चीज़ मैंने खुद ऐड की थी, वो था देसी घी। बटर डालने के बाद मुझे लग रहा था कि डो थोड़ी सी ना थोड़ा हार्ड साइड पे है तो मैंने इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लिया था। जितनी भी चीज़ें मैंने जिस अमाउंट में डाली थी क्वांटिटी में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
जैसा कि इस डो में बटर है और देसी घी है तो इस वजह से ये थोड़ी सॉफ्ट होने लग जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिंग रैप लिया है। उसके अंदर मैं इस डो को थोड़ा सा फ्लैट करके एयर टाइट कर दूंगी और 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए और हमें बेलने में प्रॉब्लम ना हो। थर्टी मिनट्स हो चुके थे और मैंने अपना जो है ओवन प्री हीट पे लगा दिया था 350 पे। उसके बाद आपने जिस ट्रे में या डिश में आपने बेक करना है उस पर पार्चमेंट पेपर लगा लें या बटर पेपर लगा लें। मैंने एक ट्रे में पार्चमेंट पेपर लगाया है और दूसरी जो मैं बेक करूँगी उसमें मैं नहीं लगाऊंगी, ताकि आप लोग देख लें कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये आराम से उसके बगैर भी बेक हो सकती है। फिर मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया था और ये जो डो है इसको बहुत हल्के हाथों से मैं इसको रोल आउट कर लूँगी कि ये इवन हो जाए। डो रोल आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे कुकी कटर के साथ इसकी शेप्स बना ली हैं। मैं दोनों तरह से आपको बना के दिखाऊंगी, ये कुकी कटर के बगैर भी बन सकते हैं। मैं ये कुकीज़ बच्चों के लिए बना रही थी इसलिए मैंने फ्लावर और स्टार शेप में कट किए। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा डो है वो आपको आराम से साइड से निकाल लेनी है केयरफुली, ताकि आपने जो शेप्स कट किए हैं वो ख़राब ना हो। और जो एक्स्ट्रा डो होगी वो आप साइड पे रख लें। जो डो बची है उसके हम दोबारा से कुकीज़ बनाएंगे। बहुत केयरफुली आपको ये कुकीज़ उठाने पड़ेंगे क्योंकि ये टूटने के चांस होते हैं। अगर कुकीज़ उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या आपको लग रहा है कि ये स्टिक कर गए हैं तो आप फोर्क की हेल्प से इसकी साइड्स जो हैं ऐसे उठा सकते हैं और फोर्क की हेल्प से ही उठा के उसको उसकी ट्रे में रख सकते हैं जिसमें बेक करना है। ये जो आप छोटा सा कप देख रहे हैं पहले मैंने इस शेप से भी बनाए हैं थोड़े से कुकीज़, वो आप देखेंगे जब मैं बेक कर लूँगी। उसके बाद जो डो बची थी मैं हाथ से इस तरह इसके छोटे छोटे से शेप्स बना लूँगी। शेप्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं। मैंने थोड़े से राउंड बनाए थे और 2-4 स्टिक्स बनाई थी। डिफरेंट शेप्स बनाने का मेरा ये मतलब था कि मैं देख सकूं कि कुकीज़ किस तरह से किस शेप में ज़्यादा सेट बैठते हैं। ओवन प्री हीट हो चुका था और जो कुकीज़ मैंने बनाए थे वो मैंने बनने के लिए रख दिए हैं। मैंने 350 पे प्री हीट किया था और 350 पे ही इसको बेक करूँगी। बेक होने में भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें 10 to 12 मिनट्स लिखा था, मगर मैंने 15 मिनट्स के लिए इसको बेक किया था। बेक करने के फ़ौरन बाद आपने कुकीज़ को नहीं निकालना ट्रे से क्योंकि इस टाइम पे ये सॉफ्ट होंगे। 10 मिनट्स मैंने वेट किया था ताकि ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आ जाए। फिर मैंने एक जिप लॉक के अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप डाल के मेल्ट कर लिए थे क्योंकि मेरे पास जिप लॉक नहीं था। कुछ कुकीज़ के ऊपर मैं चॉकलेट ड्रिजल कर लूँगी जो बच्चों ने खाने और कुछ सिंपल रखूँगी। चॉकलेट वाला स्टेप जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चे ज़रा चॉकलेट शौक से खाते हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी कुकीज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ये कुकीज़ इसी तरह थोड़े वाइट शेड में रहते हैं। अगर आप इनको थोड़ा ब्राउन करना चाहते हैं तो ब्रॉयल ऑन करके आप थोड़ी देर के लिए इसको रेड कर सकते हैं। तो कुकीज़ हो गए हैं रेडी। मेरे बच्चों ने तो खा भी लिए हैं थोड़े। और अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये कैसे बने थे। मुझे और मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आए हैं, बहुत टेस्टी बने थे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।